डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी पर है और ये इस चैप्टर का तीसरा सेशन है और बड़ा अहम सेशन है। मेन एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है और ये मैं आपका इंस्ट्रक्टर मुबश्शिर वसीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस टॉपिक को लेकर। और यहाँ से जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो ये कि आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क के ऊपर, और ना सिर्फ ये कि पहले हम इस पर बात तो पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इनकी तफसील के ऊपर कि ये रिस्क क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो इन डेप्थ है उसके अंदर जाएंगे और फिर हर रिस्क के हवाले से मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे कि हर रिस्क की प्रॉपर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। फिर की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे, ये ज़रा छोटा टॉपिक है। और आई कैप के क्वेश्चन बैंक से भी कुछ क्वेश्चन बारो किए हैं, उस पर बात करेंगे और एक केस स्टडी पे भी बात करेंगे। ये आज का हमारा एजेंडा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि हम आज इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ आईटी रिस्क और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पे बात कर रहे हैं। एक जनरल डिस्कशन पहले कर लेते हैं कि यहाँ हम अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं टाइप्स ऑफ आईटी रिस्क के ऊपर। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर ये है कि हम इनको किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या ऐसी इफ़ेक्टिव हिकमत अमली या स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी अहम बात जो इसके अंदर हम देखेंगे वो ये है कि आईटी रिस्क अगर एग्जिस्ट कर जाता है, लेट्स व्हाट हैपन इफ वी कन्फ्रंट टू इट, अगर ये बात खुल के हमारे सामने आ जाती है, रिस्क एग्जिस्ट कर जाता है, तो ना सिर्फ ये हमारे बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन रोक देगा बल्कि हमारा सेंसिटिव डाटा हमारे हाथ से छीन सकता है और उसके अलावा डैमेज हो सकता है। आपका ट्रस्ट जो मार्केट और स्टेक होल्डर ने आपके ऊपर किया है, कस्टमर्स ने किया है, अगर हम इसको मैनेज नहीं कर पाए प्रॉपरली। इसलिए बड़ा अहम मसला है कि हमें उनके एतबार को बहाल रखना है। तो फिर हमें रिस्क का अंदाज़ा भी पहले से करना है और ये भी देखना है कि रिस्क एक्सपोज होता है तो हमारे लिए कितने बड़े ख़तरात हो सकते हैं। इसके आगे हमें ये भी देखना है कि ये रिस्क जो है ये मल्टीपल डिफरेंट एरिया से हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है। इसमें कई ह्यूमन इन्वॉल्व हैं, कई नेचुरल क्लाइमेटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक, कई सिस्टम्स के अपनी सिचुएशंस इस तरह की हैं, लिहाजा इसके कई सोर्सेज हो सकते हैं इस खतरे के। अब दूसरी आखिरी और बल्कि फोर्थ दो तीन बातें और करनी है, लेकिन इसके अंदर ये बात बड़ी अहम है। जो चौथी बात है कि हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। फिज़िकल रिस्क तफसील में जाते हैं क्या है, डिजिटल रिस्क इसकी भी तफसील में जाते हैं, ह्यूमन रिस्क की डिटेल में जाते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क को तफसील से देखते हैं और उसके अलावा हम थर्ड पार्टी रिस्क के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे कि थर्ड पार्टी रिस्क जो है उसकी कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं। फिर हमें ईच कैटेगरी को इट्स ओन, हर रिस्क कैटेगरी के अपने कॉजेज हैं जिनको डिस्कस करेंगे हम कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके इम्पैक्ट या असरात क्या हो सकते हैं, ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि रिस्क की स्टडी यानी इन्हें आइडेंटिफाई करना हमें किस तरह हेल्प आउट करता है कि हम इन रिस्क के ख़िलाफ़ कोई हिकमत अमली बना सकें कि हम इन रिस्क को रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे। ठीक है जी। एंड देन यू सी कि हम ना सिर्फ ये बल्कि हमारी कोशिश होगी कि अप्लाई करें ऐसे मेथड या ऐसे तरीक़ाकार जिनसे ये ख़तरात कम से कम हो जाए, बाज़ सूरतों में टोटली एलिमिनेट हो जाए, और अगर एलिमिनेट नहीं हो सकते तो कम से कम कर दिए जाएं, और हम अपना सिक्योरिटी, स्क्रूटनी, रेगुलेशन, तमाम मामलात को बेहतर से बेहतर करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस यानी कि जो कोशिश हो सकती है इसको ओवरकम करने की वो हम मैनेज कर सकें। राइट जी। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहला रिस्क जो है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, इसे हम कहते हैं फिजिकल रिस्क। अब फिजिकल रिस्क का मतलब ये है कि खुद कोई इंसान या
कोई ख़तरा या कोई फिज़िकली चीज़ आके हमारी डिवाइसेस को, हमारे सिस्टम को, हमारे इंफॉर्मेशन के निज़ाम को डिस्ट्रॉय करे, उसकी तोड़ फोड़ कर दे। यानी आप ये कहिए कि जैसे कि कोई इंसान खुद बग़ैर इजाज़त हमारे सिस्टम में आ गया जहां हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर और डाटा डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, या ऐसी सूरत हो गई कि कोई इंसान अंदर आके हमारी हार्ड डिस्क को ही चोरी करने लग गया, ठीक है जी, या अंदर बैठे इंसान जो है वो खुद ही जो है मिल गया बाहर वालों से और उसने मलिशियस डैमेज कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन अराइज कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला बन सकता है, ठीक है जी, डिवाइसेस का मसला बन सकता है, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट लीड्स कर सकते हैं टुवर्ड्स डाटा ब्रीच एंड देन डिस्ट्रक्शन और थेफ्ट के, कोई चीज़ की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, राइट जी। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो कि वल्नरेबल हैं, कि जहाँ पर आके कोई हार्डवेयर या डॉक्यूमेंट चुरा लेता है, अनऑथोराइज एंट्री हो जाती है, बगैर पूछे ही अंदर आ गया। लाजिम नहीं कोई इंसान, इन माहौलियाती डिज़ास्टर या तबाहकारियाँ भी तो होती हैं, जैसे आग लग गई, कोई फ्लड आ गया और पानी में हमारे जो है वो डिवाइसेस डूब गई, या इनसाइडर जो है उसने हमारे साथ जो है वो जुल्म किया कि बाहर वालों से मिल गया और उसने जाकर डाटे को स्नैच करके किसी दूसरे के आगे बेच दिया। ऐसी भी एग्जांपल्स हैं। तो फिजिकल रिस्क को अगर आप देखते हैं तो वो क्या कर सकता है, एक्चुअली हम कहते हैं फिजिकल रिस्क वो है जो एक्चुअल टेंजेबल पार्ट्स ऑफ आईटी सिस्टम को डैमेज करे। फिजिकल पार्ट क्या हो सकते हैं? फिजिकल पार्ट ये हो सकता है सर्वर को डैमेज कर दिया, डाटा सेंटर को तबाह कर दिया या ख़राब कर दिया, नेटवर्क तोड़ दिया, या वो बिल्डिंग ही गिरा दी या डिमोलिश कर दी जहाँ पे हमारा डाटा या सिस्टम पड़ा हुआ था। इवन दो ये जो रिस्क हैं ये फिजिकल वर्ल्ड में प्रिवेल करते हैं, और नतीजा ये होगा इसके नतीजे में कि हमारा सिस्टम जो है वो डाउन टाइम में चला जाएगा, डाटा का लॉस हो जाएगा और मेजर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। इस तरह की सिचुएशन में टाइप्स ऑफ फिजिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ये हो सकता है कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे आप 2012 में हैरिकेन सैंडी फ्लडेड डाटा सेंटर में, फ्लड जो है वो डाटा सेंटर में एंटर हो गया, जिसकी वजह से सेवरल ऑफ आवर्स के लिए जो है सर्विस आउटेज हो गई, यानी नहीं हो सकी। तो ये ख़तरात, ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन ये ख़तरात क्या हो सकते हैं? सैलाब हो सकता है, ज़लज़ला हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, तूफ़ान हो सकता है, हैरिकेन हो सकता है, आग डैमेज कर सकती है आईटी इक्विपमेंट को, ठीक है जी, पावर कट हो सकता है, और क्या हो सकता है? ब्लॉक एक्सेस टू बिल्डिंग, के बिल्डिंग के किसी ब्लॉक को एक्सेस कर जाता है, ठीक है जी, बिल्डिंग की एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, रास्ता रोक देता है, उसके आगे कोई पहाड़ गिर जाता है, कोई माइन गिर जाती है। अब आ जाते हैं थेफ्ट एंड वेंडलिज्म। थेफ्ट एंड वेंडलिज्म ये है कि क्रिमिनल सोचे समझे तरीके से जो है कानूनी तौर पर कानून को तोड़ते हुए कोई बंदा आए और हमारी डिवाइस को चोरी कर ले, लैपटॉप ले जाए, सर्वर ले जाए, इक्विपमेंट उठा के ले जाए, या हमारा जो इंतहाई सेंसिटिव डाटा है उसे ले जाए, ठीक है जी। देन यू सी क्या हो सकता है कि जनाब हार्डवेयर फेलियर हो सकता है। मिसाल के तौर पे मशीन फेल हो जाती है ड्यू टू ज़्यादा एज होने की वजह से, डिफेक्ट भी पड़ सकता है, कोई ख़राबी आ सकती है, ओवर हीट हो सकती है, ठीक है जी, पावर सर्ज ऐसी आ गई जिसकी वजह से डिवाइस ने काम छोड़ दिया, सर्वर ने काम छोड़ दिया, अच्छा जी, कूलिंग सिस्टम ने काम छोड़ दिया, नेटवर्क डिवाइसेस में कुछ इश्यूज आ गए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब दूसरी जो चीज़ है वो है पावर आउटेज। पावर आउटेज ये है कि सडन लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, आइदर फ्रॉम नेशनल ग्रिड और इंटरनल वायरिंग हमारी ख़राब हो गई, और जो है उसकी वजह से बिजली की पहुंच या पावर सप्लाई बंद हो गई, शट डाउन हो गया हमारा सिस्टम, और फिर सिस्टम जो है हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है या सिस्टम एक्टिविटी वो इंटरप्ट हो गई।
सवाल यह है इनकी मिटिगेशन आप लोग कैसे करोगे, इसके लिए आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एक डिजास्टर रिकवरी सिस्टम होना चाहिए। ऐसा डिजास्टर रिकवरी सिस्टम जिसमें बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी इंश्योर की जा सके, यानी क्रिएट किया जा सके रेगुलरली टेस्ट प्लान्स एंड एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल रीस्टार्ट इट्स सिस्टम। कि डिजास्टर तो हो गया, हम डिजास्टर को नहीं रोक सके, लेकिन सिस्टम को जल्दी से स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि हम इसे सेफ लोकेशन पर रख लेते हैं, किसी निशेबी इलाके में ना बनाएं, किसी ऊंचे पहाड़ी मुकाम पे जहाँ सैलाब के खतरात कम है वहां ले जाइए। अच्छा, और एक जगह नहीं, मुख्तलिफ जगह बैकअप कॉपीज रख दीजिए। अगर एक जगह पे कोई मसला भी हो गया तो दूसरी जगह से रिकवरी कॉपी ले लेंगे बैकअप से। फिर फिजिकल सिक्योरिटी है, पर्टिकुलरली जो बाहर से लोग आकर प्रेमिसेस में बगैर परमिशन एंटर हो जाते हैं, उसमें बायोमेट्रिक लॉक हो सकते हैं, मेटेलिक डोर होने चाहिए, मेटेलिक विंडोज होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए और मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए ताकि थेफ्ट और डैमेज का कोई चांस ना हो। ठीक है जी। और फिर यह है कि हमें स्टोर करना चाहिए पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, और इनसिक्योर प्लेसेस के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए, मतलब कि डेटे को स्टोर जो है वो पोर्टेबल डिवाइसेस पर करने से रोकना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो इन डिवाइसेस को इंतहाई सिक्योर पोजीशन में रखना चाहिए। ठीक है, सरेआम बाजार में लेके नहीं फिरना चाहिए। अब आ जाए आप इस तरफ के हार्डवेयर रिडंडेंसी एंड मेंटेनेंस क्या हो सकता है कि अगर बंदे के पास एक ही सर्वर है और वो बैठ गया तो काम तो गया। तो होना ये चाहिए कि पैरेलल सर्वर बनाने चाहिए। वो पैरेलल सर्वर एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो एक सर्वर के काम छोड़ने पर आप वर्कलोड दूसरे पर शिफ्ट कर देंगे तो आपका इंटरप्ट नहीं आएगा, आपकी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस रहेगी, इवन एक सर्वर फ्लैप भी हो गया। फिर इन जो सिस्टम्स हैं इनको भी रिक्वायर होता है कि वक्त के साथ साथ इनकी मेंटेनेंस देखी जाए, इन इक्विपमेंट की हेल्थ को चेक किया जाए और इनके प्रॉब्लम को पहले से कैचअप कर लिया जाए, ना कि प्रॉब्लम प्रिवेल करने के बाद हम हल को तलाश करें। राइट जी। फिर एक चीज़ ये है कि पावर फेलियर अक्सर होती है, तो हर ऐसे सिस्टम के साथ यूपीएस होना चाहिए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होनी चाहिए, और एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहां पावर फेलियर्स को पहले से आप कूप अप कर लें और एक बैकअप सिस्टम बना के रखें ताकि पावर फेलियर का चांस होने ही ना पाए। देन जियोग्राफिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि प्लेस करें इंपॉर्टेंट आईटी सिस्टम इन डिफरेंट लोकेशन, रादर के एक ही सिस्टम में लेकर एक ही जगह पर रखने की बजाय इसे डिफरेंट पोजीशंस पर ले जाएं। ठीक है जी। यानी जियोग्राफिकल लोकेशन कभी एक नहीं होनी चाहिए, डाटा 2 या 3 जगह होना चाहिए, और 2 या 3 जगह जब होगा तो किसी एक जगह डिजास्टर आ भी जाए सारी जगह ऑपरेशन रुकेगा नहीं, पार्शली कोई इंटरप्शन हो जाए तो हो जाए, हर जगह डिस्ट्रप्शन नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं इस तरफ के यहां आके हमने वो जो फिजिकल वाला मामला था उसे हल कर लिया। अब चलते हैं हम डिजिटल रिस्क की तरफ। डिजिटल रिस्क क्या है? डिजिटल रिस्क ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे नेटवर्क काम छोड़ दें, या हमारी डेटाबेस में से डेटा ड्राइव ना किया जा सके, या डेटा जो है वो रिट्रीव ना किया जा सके। ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों हो सकते हैं? इन प्रॉब्लम में सिंपल बात ये हो सकती है कि कोई साइबर अटैक हो सकता है, कोई ऐसा वायरस ले आए जो इनको टोटली डैमेज कर दे, या कोई टेक्निकल वीकनेस इनके बनाने के बुनियादी डिजाइन में हो जो बाद कोई बग को एक्टिवेट कर दे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हार्म करेगा किस चीज को? यानी ऐसा नहीं कि बस जी इतना ही होगा, सारी बात है जिस बंदे ने उसकी फायरवॉल तोड़ी है, उसका डिफेंसिव सिस्टम तोड़ा है, यकीनी तौर पे वो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो हड़प करना चाहता है, और आपकी जो इस्तेकाम है डाटे का, इंटेग्रिटी जो है आपकी फर्म की, उसको चैलेंज करना चाहता है, और इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ डाटे को जो है रिस्क पे ले जाना चाहता है कि ये मिले ना।
तो ये हर लिहाज से आपके लिए नुकसानदेह। ठीक है जी। अब जहां तक सवाल है कि कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारे इन प्रॉब्लम्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सब टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, जैसे मेलवेयर एंड रोजमवेयर है। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो मॉलिशियसली यानी मेलाफाइड प्रैक्टिस के तहत बनाए गए। इनका मकसद ही डेटा को चोरी करना है और आपके ऑपरेशन को रोकना है, ताकि आपका कंपेटिटर आपसे आगे निकल जाए और आप पीछे रह जाएं। लेकिन ये सारा कुछ करने के साथ अगर काम रुक जाता तो फिर तो क्या ही बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हकीकत ये है कि जो रोजमवायर है वो इनक्रिप्ट कर देता है आपके डेटे को, यानी लॉक करके आपके डेटे को आपके सिस्टम में अजनबी बना देता है। उसी शक्ल को इतना बिगाड़ देता है कि सिस्टम के अंदर जो सेंसेस हैं वो उसे पहचान नहीं छोड़ देते। और फिर वो कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसे अनलॉक कर दूं तो इसको अनलॉक करने के लिए मुझे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा वसूल करते हैं इस काम का। तो लिहाजा 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक स्टॉप किया गया, फ्यूल सप्लाई को स्टॉप कर दिया यूएसए में। तो ये बाकायदा तौर पे एक मॉलिशियस डैमेज था जो वाया एक वायरस के किया गया, और जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से जो वॉल है वो क्लोज करके पाइपलाइन को क्लोज कर दिया गया। अब आ जाए आप फिशिंग अटैक, फेक ईमेल जनरेट करना, मैसेजेस जनरेट करना, वेबसाइट ट्रिक यूजर्स। क्यों? ताकि आपका पासवर्ड यानी आपके कंप्यूटर में इतने फेक ईमेल आ जाएंगे, इतने मैसेजेस आ जाएंगे, डाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है, और आपके जो पासवर्ड है उन्हें चुरा कर पब्लिक कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पे। नतीजा ये कि बहुत सारे डेंजरस लिंक होते हैं जहां से आपका ये सिस्टम का सारा जो निज़ाम है वो चोरी हो जाता है और फिर उसको मिसयूज किया जाता है। अब तीसरा जो इसके अंदर है वो है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस व्हेन हैकर गेट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जब डेटा अनऑथोराइज्ड एक्सेस हैकर ले लेता है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यू टू वीक पासवर्ड और अनपैच्ड सॉफ्टवेयर या लॉक इनक्रिप्टेड, तो आपका डेटा जो है वो लैक ऑफ इनक्रिप्शन यानी डेटे को इनक्रिप्शन किया, आपने अनपैच सॉफ्टवेयर बनाया या उसके अंदर गलती छोड़ दी, वीक पासवर्ड लगाया, तो ये वो है जो हमारी अपनी गलतियां हैं। दिस इज योर ओन मिस्टेक। सिस्टम बनाते वक्त आपने ख्याल नहीं किया, चलाते वक्त भी ख्याल नहीं किया, स्टाफ को भी ट्रेनिंग नहीं दी कि उन्होंने इतना वीक पासवर्ड रखा, ठीक है, जो बड़ी आसानी से सिंक्रोनाइज हो गया, अपनी गाड़ी के नंबर पे रख दिया या अपने फोन नंबर पे रख दिया, तो ये तो सबको पता चल जाएगा जल्दी। और सॉफ्टवेयर प्रॉपर पैच्ड नहीं था, अनपैच था और इनक्रिप्टेड नहीं था, तो फिर अल्टीमेटली इसको जल्दी ब्रीच करके डाटा चोरी किया जा सकता है। देन यू सी, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS, जिसको DDoS अटैक कहते हैं। अटैकर फ्लड करता है वेबसाइट, यानी कि आपकी वेबसाइट पे इतने क्लिक्स ले आता है या इतना उसको ऑनलाइन इंगेज कर देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मिलियंस ऑफ रिस्पॉन्स ले आता है एट अ टाइम, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और आपकी वेबसाइट को कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है जी। और ये है Dyn attack 2016 affected major website like Amazon and Netflix। इतना रश डाल दिया और जेली, बिल्कुल जेली। तो जेली रश डाल के क्या किया कि ये चीज कर दी कि देखने वाले को लगे कि यार ये तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली उस रश में, उस ट्रैफिक में जो जेन्युइन यूजर था वो
सफर कर रहा था, राइट जी। अब आ जाते हैं आप फिफ्थ, जिसको हम कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, इसमें अटैकर जो है वो कंपनी के सिक्योरिटी फ्लॉज को यूज करता है और उन सिक्योरिटी फ्लॉज को यूज करता है जिनको कंपनीज को इसके बारे में अभी तक नहीं पता। नतीजा ये होता है चूंकि कंपनी को तो इसके बारे में नहीं पता, और लेकिन हैकर जीरो डे एक्सप्लॉइट करता है। नतीजे के तौर पे वो बहुत डेंजरस मूव करता है, जिसके नतीजे में आपका पूरा सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। जैसे सोलर विंड अटैक, पूरे का पूरा कंप्रोमाइज कर दिया उसने ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट जी। ये है कि हम इसका हल क्या करेंगे। तो हमारे पास इसका जो हल है, सबसे पहले तो ये है कि हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस को यूज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे फायरवॉल को, जो कि सॉफ्टवेयर्स की बाउंड्री वॉल्स होती हैं, ठीक है जी। इंस्ट्रूशन डिटेक्शन प्रिवेंशन आईडीपीज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेंगे और ब्लॉक करेंगे मॉलिशियस एक्टिविटीज को, और रेगुलर अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर को विद सिक्योरिटी पैचेस, ताकि उनकी मेंटेनेंस होती रहे और वो एड्रेस करें जो वल्नरेबिलिटी है उसको, वो जो भी खतरात है उनको वो फेस कर सकें, और उन खतरात के मुताबिक जो जो रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है उसके मुताबिक सिस्टम को उतना अपग्रेड करते जाएं, इम्प्रूव करते जाएं। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि आपने अभी देखा कि एम्प्लॉयज़ ने जो है वो वीकर पासवर्ड रखे, ठीक है। तो रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बहुत ज़रूरी है। रीऑर्गेनाइजिंग करना ताकि फिशिंग अटेम्प्ट्स को रोका जा सके। सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स को के बारे में केयर की जा सके और यूज़ किया जाए सिमुलेटेड फिशिंग एक्सरसाइज टू टेस्ट एम्प्लॉयज रेडीनेस, के खुद से एक रफ अटैक या खुद से कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना कि सोल्जर्स के कैंप के ऊपर जानबूझकर अपने ही सोल्जर एक अटैक प्लान बनाते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं ट्रेन करते हैं, ताकि पता चले अगर अटैक होगा तो ये कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो उस रिस्पॉन्स के लिए जो है ना वो तैयारी करना, ठीक है जी। तो ये बड़ी ज़रूरी है। देन जो आप कह सकते हो कि अब ये जो सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स हैं ये इस तरह से हैं कि जैसे आपको जो है बड़े स्मूथ वे में आपसे वाया एनी एक्सेस आपके पासवर्ड ले लिए जाए, आपके इम्पॉर्टेंट क्रीडेंशियल ले लिए जाएं, बिल्कुल उस तरीके के साथ जिस तरीके के साथ आमतौर पे जेन्युइन कंपनियां काम करती हैं। आपको यही लगेगा जैसे कि आप किसी ओरिजिनल बैंक के एजेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये टैक्टिक्स जानते हैं वो सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि आपको लगेगा आप जेन्युइन सिस्टम में डाटा एंट्री कर रहे हैं, लेकिन डाटा एंट्री एक्चुअली उनकी इनक्रिप्शन में जा रही है और वो उसे तोड़ रहे हैं, और यहीं से फिर जो है वो स्कैम भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। इनक्रिप्ट या इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा, जो डाटा आपका सेंसिटिव है उसको बदल देना चाहिए कुछ ऐसे कोड्स के अंदर कि आपके सिस्टम को तो पता हो कि क्या है, लेकिन दूसरे किसी को ना पता हो। इसके अंदर ये जो EAES 256 है, एक्चुअली ये क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड है एक, जिसके मुताबिक हम इसको ट्रांसफर करते हैं। स्टैंडर्ड इतना आप कह लीजिए कि सिस्टमैटिक है कि जो मॉलिशियस एक्टिविटी करना चाहता उसके लिए तो ये एक अजाब है, यानी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिस्टम के लिए इसे री इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इंश्योर करें कि कीज जो है वो इनक्रिप्ट हो, यानी आपकी सिक्योरली आप मैनेज कर रहे हो इन चीज़ों को, पर्टिकुलरली आपके सेंसिटिव डाटा को। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होगा कि जब आप किसी के अकाउंट से मुतल्लिक काम करवाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि किसी एक फैक्टर या किसी एक पासवर्ड से उसको आप अलाउ कर दें, आप साथ फिंगरप्रिंट भी ले लें,
ठीक है, फेस एक्सप्रेशन भी ले लें तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से चांसेस कम होते जाएंगे कि आपके क्रीडेंशियल या अनऑथोराइज एक्सेस हो सके या आपके क्रीडेंशियल आपसे छीने जा सके, इसके चांसेस कम होते जाएंगे। तो एक चीज तो ये हो जाती है। अब यहाँ पे हम जो आगे बात कर रहे हैं वो है डीडोस प्रोटेक्शन। डीडोस अभी हम देख कर आए, अभी बात करके आए आप दोस्तों से। तो जो डीडोस प्रोटेक्शन है वो ये है कि हम सर्विस को, क्लाउड बेस्ड जो सर्विस है, मिटिगेशन सर्विस या ट्रैफिक फिल्टरिंग एब्जॉर्ब जो है ना, उसको यूज करें। और आप ये कह दीजिए कि फिल्टरिंग करें किसको, टू एब्जॉर्ब एंड रीडायरेक्ट मिलिशियस ट्रैफिक एंड इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग, प्रिवेंट सिस्टम ओवरलोड। यानी ट्रैफिक के अंदर जैसे वो होता है ना, ट्रैफिक जा रही तो हेट्रोजीनियस ट्रैफिक हो, तो वो कहते हैं जी कार जो है वो सेंटर में चले, बाइक यहाँ चले, और जो बाकी ट्रैफिक है उसको हम सर्विस लेन पर डाल देते हैं। अल्टीमेटली ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है कि जो भी आपको लगती है ट्रैफिक जेन्युइन है उसे तो आप मेन पे जाने देते हैं और बाकी ट्रैफिक को आप सेट असाइड करके होल्ड कर देते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर आप किसी पावर कंपनी जो न्यूयॉर्क में हो उसकी वेबसाइट को पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका से एक्सेस करोगे तो वो उन्होंने वहाँ चेक लगाया होगा कि ये जो इस तरफ से कोई बंदा एक्सेस करे उसको ये वेबसाइट एक्सेस ना हो, वरना जो उनका अपना जेन्युइन यूज़र है उसको वो ट्रैफिक, वो वहाँ ट्रैफिक ओवरलोड की वजह से उससे सर्विस नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये जो होते हैं डिफरेंट कॉल सेंटर्स या सर्विसेज यहाँ से लोग करते हैं, तो वो फिर VPN की मदद से ये काम करते हैं, लेकिन बार रीडायरेक्ट किया जाता है मॉरिशस ट्रैफिक को। अब वल्नरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अब एक एक्टिविटी ये भी होनी चाहिए कि रेगुलर बुनियादों पे जो स्कैन करते रहे हम कि जहां पे भी वल्नरेबिलिटी पाई जाए या हमें एहसास हो कि यार यहाँ पे ना कोई पेनिट्रेशन का चांस है, तो हम टेस्टिंग करते रहें, आइडेंटिफाई करते रहें जहां जहां हमें वीकनेस नजर आ रही है, बिफोर डैट के हम खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हो। तो खुद से चेक कर लें, अगर कहीं जैसे कि हम रोज घर सोने से पहले अपने लॉक चेक करते हैं, मेन गेट्स के, गाड़ियों को, सेंट्रली लॉकिंग गाड़ियों को अंदर से बैठे बैठे लॉक कर देते हैं, खिड़कियां जो खुलती हैं उनको भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है जी। दरवाजे ऊपर के नीचे के चेक कर लेते हैं जहां जहां तक हो सकता है। तो ज़रा इसी तरह टेस्ट कर लिया जाए कि यार पैचिंग कंप्लीट है, सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, फायरवॉल सही काम कर रही हैं, एंटीवायरस अलर्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें देख ली जाए। फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब ये सिचुएशन है कि समझे कि हमें एक्सपोजर हो गया, यानी अटैक हो गया है, यानी अटैक हो चुका है, इंसिडेंट हो गया है। तो अब देखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान हमारे पास क्या है, फौरी तौर पे क्विकली डिटेक्ट हो जाए कि हुआ क्या है। ठीक है जी। कंटेन किया जाए सिचुएशन को, रिकवर किया जाए डिजिटल अटैक से, और अगर डैमेज हुआ है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके और डाउन टाइम को कम से कम किया जा सके। तो ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके डिजिटल रिस्क को बाआसानी मैनेज कर सकती हैं, मिटिगेट कर सकती हैं, कम कर सकती हैं उसके असर को। राइट जी। अब आ जाते हैं आप किस तरफ, ह्यूमन रिस्क की तरफ। ह्यूमन रिस्क क्या है भाई, इंसान भी तो गलती का पुतला है ना। तो इंसान चाहते हुए या ना चाहते हुए दोनों सूरतों में मिस्टेक्स कर सकता है, और ये जैसा कि मैंने कहा ना, चाहते हुए भी हो सकती है, इंटेंशनल भी हो सकती है। ठीक है जी। और आप इसको एक्सीडेंटल भी कह सकते हो, यानी कि ये हादसाती तौर पे भी हो सकती है। ठीक है जी। जैसे बाय मिस्टेक हम क्या करते हैं, एक फाइल को जो पहले बनाई थी दूसरी फाइल बनाते हैं तो पहली फाइल के नाम से सेव कर देते हैं। इस तरह की गलतियां तो हम करते रहते हैं। लिहाजा ह्यूमन जो है वो, अगर सब टाइप ऑफ ह्यूमन सिस्टम देखा जाए तो नेग्लिजेंस एरर हो जाते हैं, यानी हो जाती है गलती। जैसे मेरे से भी हो जाती है, 10, 15, 14 लेक्चर की स्लाइड्स बनाई, किसी एक आध को पुराने नाम से सेव कर दिया गलती से, वो पहले से एक पड़ी हुई थी, उसने कहा कि है, हमने उसको यस कर दिया और वो उसके ऊपर ओवरराइड हो गया। तो अनइंटेंशनल मिस्टेक भी हो जाती है, डिलीट हो जाता कोई डाटा,
ठीक है जी। सिक्योरिटी रूल बाज़ औक़ात भूल जाते हैं फॉलो करने। तो एम्प्लॉय अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड कर जाते हैं, जैसा कि Amazon S3 स्टोरेज सिस्टम के साथ हुआ, तो ऐसी सूरत में आप बहुत सारा सेंसिटिव डाटा जो है वो एक्सपोज कर जाते हैं अपनी ज़ाती गलती से, हालांकि कि वो होना नहीं चाहिए। जैसे मैं एक दिन क्लास पढ़ा रहा था, तो रात को किसी कंपनी की पेमेंट की थी, तो उसका कार्ड जो था वो क्रेडिट कार्ड दिया था मेरे क्लाइंट ने कि पेमेंट के लिए, तो वो वहीं पेश था। वो सुबह को मैं कॉलेज गया तो लिंक लगा तो मल्टीमीडिया पे आ गया। देन फौरी तौर पे मैंने उसको हटा दिया, वरल बच्चों को तो नज़र नहीं पड़ी, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे तो देख रहे होंगे, तो फिर फौरी तौर पे उसको मैंने लेक्चर को बंद किया, बंद करके उसको कट ऑफ किया। तो ऐसी गलती इंसान से हो जाती है, बंदा। देन सोशल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर ट्रिकिंग हो जाती है कि लोग जो हैं वो फेक आइडेंटिटीज़ बनाते हैं, ऐसे ईमेल बनाते हैं कि मतलब आप पहचान नहीं सकते हो कि ये किसी इंडिविजुअल का है या कंपनी का है। तो इस तरह वो आपसे डाटा ले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे तो मुल्क में होता रहा ना कि जी आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, नहीं तो आप हमें ये चीज़ें बताएं। लोगों ने डर के बता दी, उन्होंने फौरी तौर पे पैसे निकाल लिए अकाउंट से। सो एम्प्लॉयज़ आर पार्टनर हु डेलिबरेटली मिस यूज, बाज़ का एम्प्लॉयर पार्टनर जो है डेलिबरेटली मिस यूज़ कर देते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, डाटा चोरी कर लेते हैं और या उसको डैमेज कर देते हैं, यूजुअली हो जाता है, ठीक है जी। टेस्ला एम्प्लॉय ट्राई टू सेल द कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑफ द कंपनी, मार्केट में जाके बेचने की कोशिश की डाटे को, ठीक है जी। एक मसला ये भी हो जाता है जहां लैक ऑफ अवेयरनेस पाई जाती है। एम्प्लॉयज हु डू नॉट अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी रिस्क, सादे मलंग लोग, तो वो वीक पासवर्ड लगा देते हैं, और वो वीक पासवर्ड ही जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस के खतरे का बाइस बन जाता है। क्योंकि जो हैकर होते हैं वो आपको ट्रेस भी करते हैं, वो पीछे भी रहते हैं आपके, वो आपकी गाड़ी का नंबर भी जानते होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी जानते हैं बाज़ केसेस के अंदर, तो वो वहीं से फिर मामलात को चला लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आ गया सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। सबसे पहली बात, ह्यूमन रिस्क को मिटिगेट करना है या कम करना है, तो क्योंकि ये इंसानी गलती है, तो इंसान को तो ठीक है एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वो है ट्रेनिंग। तो हम इनको ट्रेनिंग दें जिसके अंदर हम उन्हें सेफ प्रैक्टिसेस सिखाएं, थोड़ा फिशिंग से अवेयरनेस करें कि कैसे ये वायरसेस या कैसे ये सॉफ्टवेयर मिसयूज़ होते हैं, और आप क्या गलती करते हैं कि ये और डिफेंसिव होने की बजाय वो ऑफेंसिव हो जाते हैं आपके खिलाफ, और प्रॉपर डाटा हैंडलिंग टेक्निक सिखाएं ताकि वो जो डाटा ओवरराइड हो जाता है वो ना हो, राइट जी। दूसरा, आप हर किसी को हर चीज़ की एक्सेस ना दें, हर किसी के प्रिविलेज को लिमिट कर दें। जैसे सेल्स क्लर्क का जो डाटा है वो सेल्स अकाउंट्स का जो क्लर्क है उसके पास होना चाहिए कंप्यूटर, और परचेज का जो ऐप है या परचेज का जो मॉड्यूल है वो परचेज के पास होना चाहिए। कतई इन दोनों को एक दूसरे के जो मेन्यूज हैं या मॉड्यूल हैं उनके साथ कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, जिसका जितना राइट है बस वहीं तक रहेगा। तो चांसेस यही है कि फिर रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। कुछ बिहेवियर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि कोई बंदा एक डिपार्टमेंट का है ही नहीं, अचानक उधर के बंदे से दोस्तियां कर रहा है जी, तो डिटेक्ट करना चाहिए अनयूजुअल एक्शन कि ये बंदा सेल्स का है और परचेज के बंदे का बड़ी यारी दोस्ती, चाय पीने रोज आया होता है। तो ऐसी बातों को हमें अनऑथोराइज एक्सेस अटेम्प्ट्स को रोकना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। हमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी बनाने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर बंदा अपना पासवर्ड यूज करे, डाटा यूजेज, इंसिडेंट की रिपोर्टिंग, ठीक है जी, किसी चीज के वेस्ट होने पर एक्शन के ऊपर रिटर्न रिपोर्ट, और चेक कंप्लायंस रेगुलेटरी क्या होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी कंट्रोल रूल्स होने चाहिए, और ताकि सब बंदे रूल्स फॉलो करेंगे तो खतरात जो है वो कम से कम हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाए आप क्या कि अटैक तो नहीं हुआ, सिमुलेटेड अटैक कर देते हैं। जैसे
चंद दिन पहले एक ट्रेनिंग स्कूल पर किसी मुल्क में अटैक हो गया, तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था। तो उन्होंने कहा कि यार पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, आम बंदे को तो ड्रिल नहीं होती, इनको पहले ड्रिल कराओ, ठीक है जी, ताकि ख़तरे की सूरत में ये आम बंदों की निस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो रनिंग फेक फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग टेस्ट, पता लगे एम्प्लॉयज़ कैसे रेडीनेस शो करते हैं और उनकी वीकनेसेस उन्हें बताई जाए कि आपकी ये वीकनेसेस है, इनको ठीक करें, ठीक है जी। एग्जिट प्रोसीजर, व्हेन एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं काम को, बाहर निकलते हैं, इमीडिएटली रिमूव द सिस्टम एक्सेस एंड कलेक्ट कंपनी डिवाइसेस। जैसे वो जाते हैं उनके पास उनका कंपनी ईमेल फौरन उनका बंद होना चाहिए, उनके पासवर्ड बंद होने चाहिए। तो एग्जिट प्रोसीजर होना चाहिए, जो उनके पास चीजें हैं वो देकर जाए, राइट जी। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटल रिस्क। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या हो सकता है जी? माहौलियाती भी मामला हो जाते हैं कई। इसको इन्वायरमेंटल हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो हमारा ऑफिस है या जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा बिजनेस है, जहां हमने सिस्टम लगाया हुआ है, उनका इसके ऊपर कोई कंट्रोल समहाउ नहीं है, चूंकि ये इन्वायरमेंटल इशू है। इस पर कोई डेलीगेशन या कंसर्निंग डिपार्टमेंट से एक्सेस की जा सकती है, इल्तजा की जा सकती है, लेकिन इस पर कोई खातिर ख्वाह कंट्रोल नहीं रख सकती कंपनी, चूंकि ये बाहर का मामला, कंपनी का मामला नहीं। लेकिन बचाने के लिए कुछ तो करना है। तो इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता है, ठीक है जी। तो हमें अपनी साइड को मजबूत करना है, बाहर जाए हमारा कंट्रोल ना भी हो। और ये एक्सटर्नल इवेंट होते हैं, बाहर के इवेंट है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आईटी सिस्टम को, उसके ऑपरेशंस को। तो सवाल ये पैदा होता है कि यार इसके लिए क्या किया जाए। जैसे मिसाल पहले ले लें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हम शामिल करते हैं। एक तो पावर आउटेज है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, स्टॉर्म आया, ग्रिड ब्रेकडाउन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, ठीक है जी। तो आईटी सिस्टम ने काम छोड़ दिया, सही है जी। तो मेजर पावर की मिसाल दे रहा है 2019 की वेनेजुएला में। तो डिसरप्ट हो गया था पूरे को पूरा बैंकिंग सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम, दोनों इंटरप्ट हो गए थे बहुत बुरी तरह, ठीक है ना। अब तो वैसे वेनेजुएला का नाम आपने सुना होगा, उनका सदर उठा के ले गए अमेरिका वाले हैं जी। अच्छा, अब यू सी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए, सिस्टम को एक खास क्लाइमेट चाहिए, ना ज्यादा गर्मी तो उसके लिए काबिल बर्दाश्त ही नहीं। तो कोई एग्जॉस्ट सिस्टम चलने बंद हो गए, कूलिंग सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, सी लेवल राइज कर गया, स्वेयर वेदर आ गया, डैमेज कर गया किसको, ठीक है, ओवरलोड कूलिंग सिस्टम हो गया और उसने काम नहीं किया, और नतीजा ये कि हीटिंग वेव्स ने जो है वो पूरे निज़ाम को तबाह कर दिया, ठीक है जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जी। अब बात कर लेते हैं किसके ऊपर जी, जियोग्राफिकल इंस्टेबिलिटी। क्या मतलब? पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ एरियाज को ट्रेड बैन कर दिया जाता है, जैसे ईरान को किया हुआ, ठीक है। इसी तरह क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं उनके वो ऐसे एरियाज में हैं जो एरिया ब्लॉक हुए पड़े, तो आपका सिस्टम रुक जाएगा। तो कहते हैं 2022 में रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सैंक्शन लगी थी लिमिटेड रशियन कंपनीज के ऊपर, ठीक है। तो वेस्टर्न क्लाउड सर्विसेज उनके लिए क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसी तरह पेंडेमिक्स है और हेल्थ क्राइसिस है, जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड के अंदर रिमोट वर्क करने के लिए नेटवर्क पर प्रेशर आ गया था एकदम, और इससे पहले इतना नेटवर्क कभी ट्रैफिक आया नहीं, इसलिए प्रैक्टिस भी नहीं थी, सारे का सारे ही नेटवर्क पे चला गया, तो साइबर रिस्क भी बढ़ गए, ठीक है। तो वाईफाई पे भी लोड आ गया, बड़े अनसिक्योर थे वाईफाई उस जमाने में। तो ये थ्रेट जो है, ये मतलब कह लीजिए ना, ये तो अनप्रेसिडेंटेड था, पहले कभी हुआ भी नहीं था, तो लिहाजा इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि हम इनको कैसे ओवरकम करें, इनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनाएं। पहली स्ट्रेटेजी तो पावर रेजिलियंस होनी चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम के साथ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या बैकअप जनरेटर होने चाहिए, ताकि पावर आउटरेज वाला मामला तो ना हो। क्लाइमेट एडाप्टेशन होनी चाहिए, मसलन यह है कि हमें किसी भी एरिया में जहां हम बैठे हैं
वहाँ के वेदर की एक ट्रैक फोरकास्टिंग हमारे पहले की मिल जाएगी। उस ट्रैक फोरकास्टिंग में हम पहले से तय कर लेंगे कि ये मौसम जो यहाँ क्लाइमेट ऊपर जाएगा, हीट जाएगी, इस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, और जब ये बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पे जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होंगे, यहाँ हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक क्लाइमेट एडाप्टेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि उसे नॉर्मलाइज किया जा सके। अब जियोपॉलिटिकल रिस्क प्लानिंग हो सकती है, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि अनस्टेबल रीजन होते हैं, हमारे पास बैकअप सप्लायर होने चाहिए ताकि प्रिपेयर किया जाए सैंक्शंस को, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से हम निपट सकें। तो तैयारी तो इसकी होनी चाहिए हमारे पास जैसे भी हो सके। देन यू सी रिमोट वर्क सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसके अंदर यूज़ किया जा सके वीपीएन, ठीक है जी, सिक्योर वीपीएन, डिवाइस मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टू कीप रिमोट एम्प्लॉयज सेफ ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो रिमोट वर्क सिक्योरिटी यही है कि देखिए आजकल का ट्रेंड है ना कि वर्क फ्रॉम होम है, कहते हैं कि वर्क विल मूव मैन विल नॉट मूव। तो हमारे पास सिक्योर वीपीएन होना चाहिए जिसके अंदर दूसरा कोई इंटरफेयर ना कर सके, ठीक है जी। देन डिवाइस की एक मैनेजमेंट होनी चाहिए कि डिवाइस जो है वो उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है, तो पता होना चाहिए कि ये जो नेटवर्क के साथ अटैच डिवाइस है ये अपनी है किसी दूसरे की है, ठीक है जी, उसका एक अपना एक आइडेंटिफिकेशन है। और स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो एप्स चल रही हैं उस एंड पॉइंट तक आके किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस ना हो सके। तो डेफिनेटली वहाँ से आगे फिर नेटवर्क के ऊपर जब जाओगे तो स्ट्रॉन्ग वीपीएन या अच्छा वीपीएन्स काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली एक एरिया की ट्रैफिक दूसरे एरिया में जो है वो इतनी अच्छी इंक्रिप्टेड होएगी कि उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकेगा। देन यू सी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग, हमें इन्वायरमेंट थ्रेट के बावजूद भी क्विक रिकवरी सीखनी चाहिए कि इन केस ऑफ एनी एक्सपीरियंस ऑफ के रिस्क एग्जिस्ट कर जाता है तो जो डाउन टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो, डिज़ास्टर रिकवरी क्विक होनी चाहिए ताकि हम काम को फौरी तौर पे कर सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं आप एक टॉपिक है छोटा सा यहाँ, थर्ड पार्टी रिस्क। अब थर्ड पार्टी रिस्क जो है ये इसका कह सकते हैं कि चौथा बड़ा रिस्क है कि हमने अपना डाटा किसी क्लाउड की कंपनी को दे दिया या कोई कंपनी जो क्लाउड पे हमारा डाटा रखे बैठी है, तो डाटा तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन चला गया ना वेंडर के पास। अब आगे क्लाउड पर जो सिक्योरिटी देना है वो एज अ बिजनेस पार्टनर ये जो है ये क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनी का काम। लेकिन रिस्क जो है वो ज़्यादा ग्रोन हुआ ही इसलिए है कि हम हैवीली डिपेंड करते हैं आउटसोर्स सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, और इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन के ऊपर। अब थर्ड पार्टी के पास जब डेटा जा रहा है तो उनकी कोशिश तो यही होती है कि हमें सिक्योरिटी दे हमारे डेटे पे, लेकिन बहरहाल एक्सेप्शंस देयर, वहां पे भी अटैक हो सकता है। वहां पर ना हो तो रास्ते में जब डेटा जा रहा है तो जाहिर है नेटवर्क से जा रहा है, वहां पे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है, लिहाजा हमें उसका दिफा करना चाहिए। अब सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टी रिस्क हैं। वेंडर सिक्योरिटी वीकनेस, डाटा हमने वेंडर को दे दिया, ये पॉइंट वो है जो पहले मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा हेडिंग के अंदर ही ला के करता हूँ कि सिक्योरिटी वीकनेस हो, अटैकर ने अटैक कर दिया और क्लाउड कंपनी जिसने हमें सर्विसेज दी थी वहां पे जाके हैकर ने अटैक कर दिया। जैसे सोलर विंड अटैक की बात कर रहा है 2020 की, अलाउ हैकर टू एक्सेस थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ सॉफ्टवेयर अपडेट। व्हेन यू सी क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन, इनकरेक्ट क्लाउड सेटिंग अगर आप करेंगे यानी ओपन स्टोरेज बकेट्स कैन एक्सपोज सेंसिटिविटी ऑफ डाटा। फॉर एन एग्जांपल कि हमारा जो सिस्टम है उसमें भी सॉफ्टवेयर्स हैं और हमारे क्लाउड जो प्रोवाइडिंग कंपनी है उसके सर्वर या उसके सिस्टम्स के भी अपने सॉफ्टवेयर्स हैं।
एप्स हैं। अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज हो गए फिर तो मामलात बड़े अच्छे चलेंगे, लेकिन पता चले मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस पर्टिकुलर क्लाउड कंपनी के साथ ज़्यादा अच्छा सिंक्रोनाइज नहीं है, तो फिर अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट जी। देन यू सी सप्लाई चेन अटैक क्या है? हैकर्स अटैक अ सप्लायर टू रीच योर सिस्टम। जैसे कीनिया में रैंसमवेयर स्प्रेड किया थ्रू ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर टू कस्टमर्स, कि जो कस्टमर्स हैं उन तक रसाई रोक दी सप्लाई चेन की। तो कस्टमर बेचारा वहीं वेट कर रहा है जी, और इधर से जो उसको एक्सेस मिलनी थी वो रुक गई। वो बेचारा वहीं खड़ा गाना गा रहा है सानू नहर वाले पुल ते बुला के, तो वो वहीं रह गया और हैकर ने सप्लायर को जो है वो रीच आउट करके सिस्टम उसका डिस्ट्रॉय कर दिया। अब रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, ये भी एक मसला है क्या कि आप जो भी ये सारा कुछ कर रहे हैं इसके अंदर कानून के तकाजों को तो पूरा करना पड़ेगा ना, और अगर आप यहाँ वेंडर आपका फॉलो नहीं करता लॉ को, ठीक है, तो मसला है कि पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं उस पर भी और उसके जो है वो यूजर पे भी, यानी ऑर्गेनाइजेशन में फेस पेनल्टीज। में का मतलब ये है कि अगर अनाउंस्ड था और आपने केयर नहीं की इंफॉर्मेशन की, तो बिजनेस वर्ल्ड में लोगों को कहा जाता है कि उन्हें स्मार्ट होना चाहिए। जो चीज ब्लैक लिस्ट है उसके साथ कारोबार करेंगे तो आप भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सा वेंडर है, राइट जी। अब आ जाते हैं सर्विस इंटरप्शन। तो वेंडर आउटेज होगा, कैन स्टॉप योर सर्विस, तो आपकी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। क्या हाल है जी? 2021 में डिसरप्ट हो गई थी मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्या हो गया, सर्विस इंटरप्ट हुई, क्योंकि वेंडर आउटेज हो गया तो सर्विस कहां से मिलेगी आपको। तो जिसके थ्रू आपने सर्विस लेनी थी वही छुट्टी कर गया, तो आप क्या करेंगे? अब इसकी मिटिगेशन कैसे करोगे? पहली बात यह है वेंडर रिस्क असेसमेंट करो। क्या मतलब? वेंडर जब सिलेक्ट करते हो तो वेंडर की सिक्योरिटी और उसकी रिप्यूट को पहले चेक करो हायरिंग से पहले, कि ये बंदे की सिक्योरिटी कैसी है, इसकी हिस्ट्री क्या है पहले। फिर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करो, जिसके अंदर आप मॉनिटरिंग वेंडर सिक्योरिटी टूल्स और कंप्लायंस करो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है जी। जिसमें आपको बड़ी आसानी से जो है वो थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट टूल्स मिल जाते हैं, जहां से आप असेस कर सकते हैं। ये ऐप की शक्ल में होते हैं और ये आपको रिपोर्ट देते रहते हैं। जैसे आपके घर में सोलर लगाओ तो एक ऐप आपके मोबाइल पे है, या एसी लगाओ तो एक ऐप आपके मोबाइल पे है जो उसकी परफॉर्मेंस बताती रहती है। क्लाउड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, प्रॉपर क्लाउड कॉन्फ़िगर करें। आपका सिस्टम और क्लाउड दोनों आपस में बड़े बेस्ट सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। अगर ये आपस में ब्रिजिंग कर रहे हैं या किसी इनडायरेक्ट वास्ते से कर लें तो फिर वो अल्टीमेटली उनको जो है वो एक्सेस या उनका आउटरेज तोड़ना या उनका सिक्योरिटी कोड ब्रेक कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो स्टोरेज हो, लॉगिंग हो, इनेबल हो, एक्सेस कंट्रोल इनफोर्स किए जाएं ताकि कोई भी नॉन पार्टी या कोई भी अनकंसर्न पर्सन जो है उसको ब्रेकेज ना करे। सप्लाई चेन सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए आपकी सप्लाई चेन का पूरी तरह, कि इस सप्लाई चेन में जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सब के सिस्टम, यानी सप्लायर का जो पुर्जे देने आ रहा है उसका सिस्टम, जो गाड़ियां बना रहा है उसका सिस्टम, उसके पीछे उसको मेटल सप्लायर का सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है प्रॉपर सिंक्रोनाइज होने चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक पर भी अटैक आया तो सब पे अटैक आ जाएगा। आपके पास सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स होना चाहिए। सॉफ्टवेयर बिल्स ऑफ मटेरियल। आप कहेंगे सर ये क्या चीज होती है? एक्चुअली किसी भी सिस्टम के अंदर जो जो कंपोनेंट लगे हैं, जो भी चीजें लगी हैं, मींस
ऑल कंपोनेंट इनसाइड सिस्टम जो है वो टोटल की लिस्ट होनी चाहिए, पता होना चाहिए ये चीज़ कौन सी लगी हुई है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये मैंने जो हार्डवेयर लगाया कौन सा है, सिस्टम के अंदर पूरी जो जो चीज़ें लगी हैं पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे टोयोटा यूज़र को पता होना चाहिए मेरी गाड़ी तो टोयोटा की है, बैटरी कौन सी कंपनी की है, एसी कौन सी कंपनी का। जाहिर बात है टोयोटा का एसी थोड़ी होगा, टोयोटा तो या तो सैंडन का होगा या डेंसो का होगा वगैरह, तो पता होना चाहिए ना। देन कॉन्ट्रेक्चुअल सेफगार्ड, आपको जो वेंडर से बात करते हैं तो डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से अगर कोई ब्रीच होता है तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के हवाले से मुआहदे में लिखा होना चाहिए कि आप कंप्लायंस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई थोड़ा बहुत इंश्योरेंस या थोड़ी बहुत सेफ्टी जो भी है वो निज़ाम में शामिल होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं रिडंडेंसी फॉर क्रिटिकल सर्विस। तो बैकअप वेंडर होने चाहिए ताकि अल्टरनेटिव्स स्टे किया जा सके और ऑपरेशंस को ड्यूरिंग द हॉट टाइम रुक ना सके, यानी कि रुक ना जाए कहीं। तो लिहाजा जो है वो हमारे पास मुतबादिल सोर्सेज होने चाहिए सप्लायर्स के या सर्विस प्रोवाइडर्स के। देन यू सी कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिस्क। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिस्क क्या है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं भूल गए हैं कि यार कानून भी कोई चीज़ है, रेगुलेशंस भी कोई चीज़ है, स्टैंडर्ड्स भी कोई चीज़ है। तो हमने पर्सनल डाटा अपने पास रखा है जो सेंसिटिव है लेकिन वायलेट कर गए कवानीन को या रेगुलेशंस को। नतीजा हैवी फाइन हो सकते हैं, लीगल एक्शन हो सकता है, फिर वही बात ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट डैमेज हो सकती है, ब्रांड इमेज मारा जाएगा और लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा कस्टमर्स का और स्टेक होल्डर्स का। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से की फ्रेमवर्क हैं। एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो रिक्वायर करता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि जो वो आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इंश्योर करें। क्यों? चूंकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके अंदर खतरा ज्यादा इन्वॉल्व है किस चीज का कि दूसरे का पैसा कोई छीन ले। तो आज तो हर बंदा मोबाइल पे ऐप रख के चला रहा है और पैसे ट्रांसफर कर रहा है एक से दूसरे को। तो अगर वहाँ साइबर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई तो फिर तो स्कैम बहुत ज़्यादा होंगे। तो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कि भाई इसको रोकें, अगर आपने ये सिस्टम बनाए हैं तो इनको वॉच आउट करें, रूल्स को फॉलो करें। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SCCP साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन है, चूँकि यहाँ पर तमाम पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। तो यहाँ ये है कि मिनिमम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कम से कम अप्लाई किए जाएं और रिपोर्ट प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग कंपनीज इंश्योर रिलायंस रेजिलियंस के डाटा जो है वो सेफ रहे। देन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका एक्ट 2016, ये बड़ा ज़बरदस्त एक्ट है इस हवाले से कि इन्वेस्टिगेटिंग, प्रिवेंटिंग एंड पेनलाइजिंग द साइबर क्राइम्स को रोका जा सके। देन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंदर नेशनल स्ट्रेटजी और को प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी हमारी कौमी हिकमत अमली है, जो हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्हांस किया जाए इसके अंदर साइबर रेडीनेस को, ताकि सेफ रखा जा सके डेटे को दुश्मन से भी और दुश्मनों से भी। और फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 है जिसके अंदर लीगल वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जैसे रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर्स, सपोर्टिंग सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ताकि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सेफ और महफूज हो। तो ये चीज़ें आ जाती। अब उसके बाद कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिन्होंने हमें महफूज करना या सेफ्टी के लिए रखा हुआ है कि जी पैसा जो है वो टेररिस्ट के हाथ में लग जाए, गैर कानूनी काम करने वालों के हाथ ना लग जाए। तो इन्होंने सेट किए हुए ग्लोबल रूल्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म, और इन्होंने बहुत सारे प्रेफरेशन फाइनेंसिंग को रोकने की कोशिश की है ताकि फाइनेंसिंग जो है वो जेन्युइन हो
और पैसा सिर्फ जेन्युइन हाथ में जाए। जैसे अब किसी को फॉरेन रेमिटेंसेस दूसरे मुल्क से आए, उसका रिश्ता साबित ना हो कि यार इसके साथ रिलेशनशिप क्या है या बिजनेस नहीं है, वो पैसे वापस चले जाते हैं। कहते हैं नहीं, पहले बताओ ताल्लुक क्या है आपका। लिहाजा जो फेटफ है उसने बड़ा सख्त पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में रखा है उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। अब IMF का क्या है कि रिव्यू कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड चेक कंप्लायंस विद फेटफ स्टैंडर्ड्स। तो ये बड़ा ज़रूरी है, वरना वो फिर फंडिंग रुक जाती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की हमारे। तो पाकिस्तान फेटफ ग्रे लिस्ट में रहा है, तो उसको रिपीटेडली प्लेस किया गया, फिर बड़ी मीटिंग्स हुई और ग्रेजुअली अल्लाह का शुक्र है उससे बाहर आ गए। लेकिन जब ग्रे लिस्ट में गए तो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, लोग कारोबार नहीं करना चाहते और हायर कंप्लायंस कॉस्ट आती है फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के साथ, और मोर स्क्रूटनी करनी पड़ती है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। इससे रेपुटेशन और इकोनॉमिक प्रेशर हमारे ऊपर बिल्डअप होता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे मामलात से हम बच कर ही रहें। तो सवाल ये सारे मामलात जो हैं ये वो रेगुलेशंस हैं। अब आ जाते हैं आप कहाँ पे, हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी कंप्लायंस में कैसे हेल्प करती है। एक तो ऑटोमेटेड कंप्लायंस चेक आ जाते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती, उसके साथ साथ AI और NLP ट्रैक कर लेती है रेगुलेटरी चेंजेस और अपडेट कर देती है कंपनी कंट्रोल्स को अकॉर्डिंगली। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर खूबी की बात यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नज़र आती है जो बड़ी सस्पिशियस है, तो AI खुद ही उसे आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख देती है कि इसको इन्वेस्टिगेट कर लो, ये लग रहा है कि एक्टिविटी जो है ना थोड़ी जो है वो फेक है। जैसे इस्लामाबाद में एक कंपनी थी, मैं भी वहाँ गया था एक वक्त ट्रेनिंग देने के लिए। तो वहाँ पे अक्सर ये होता है कि जो बैंकिंग डाटा होता है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि किसी बंदे की कमाई कम है, एक बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो डिटेक्ट हो जाती सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। तो फिर वो स्क्रीनिंग के लिए आ जाती है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि ये वाकई इस बंदे के पास इतने रिसोर्सेज हो भी सकते हैं कि नहीं। अगर ना हो तो फिर फर्दर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लग जाता है। अब डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी हैं जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि प्रोएक्टिव थ्रेट डिटेक्शन है और इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर आप ये कह लो कि कोई थ्रेट है तो पहले डिटेक्ट हो जाएगी, बीप हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, रिस्पॉन्स आप करने के लिए आपको रेडी कर दिया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा कॉन्टिन्यूस कंप्लायंस यूजिंग ऑटोमेटेड लॉग्स एंड पॉलिसी इन्फोर्समेंट। और वो पॉलिसी ह्यूमन नहीं कर रहे होंगे, सिस्टम कर रहे होंगे, लिहाजा वो किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो इसमें किसी को भी जो है वो अलग नहीं किया जा सकेगा दूसरे से। मतलब यूं कह लो कि वो अंग्रेजी का एक लफ्ज़ होता है ना कि जिसके अंदर आप कहते हो, बल्कि उर्दू का लफ्ज़ होता है कि किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, यानी नॉन डिस्क्रिशनरी कंट्रोल है, किसी को डिस्क्रिशन नहीं मिली हुई, हर बंदा इक्वली एक ही प्रोसेस से गुजरेगा। चूंकि इंसान होता देखता है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बुजुर्ग है, सिस्टम ने तो सबको बराबर लेके चलना। ठीक है जी। अब ब्लॉकचेन बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, आप पहले पढ़ चुके हैं एक चैप्टर इसके ऊपर, क्या जी कि ब्लॉकचेन जो है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म का निज़ाम बनाती है जिसमें अनचेंजेबल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए सब नोट्स की अप्रूवल चाहिए और रिकॉर्ड की चेकिंग और ट्रेसेबिलिटी बड़ी आसान है। तो ये तो ज़बरदस्त सिस्टम है जो आ गया है, लेकिन अब देखते हैं कि अडॉप्ट कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है जी आपका कंक्लूजन। बाय फॉलोइंग लोकल लॉज, ग्लोबल स्टैंडर्ड, बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ऑर्गेनाइजेशन कैन अवॉइड penalties, improve compliance and build stronger trust of the stakeholders, customers and regulators। अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं, राइट जी। तो यहाँ पे आगे हमने एक टेबल भी बना दिया जिससे सारी बातें एक जगह इकट्ठी कर दी हैं। जैसे फिजिकल रिस्क क्या है, कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है, डिजिटल रिस्क क्या है, ह्यूमन रिस्क क्या है, थर्ड पार्टी क्या है। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं समरी को एक ही दफ़ा। सवाल है हमारे क्वेश्चन बैंक में लिखा है कि जी एक्सप्लेन थर्ड पार्टी रिस्क एंड प्रोवाइड 3 मिटिगेशन स्ट्रेटजीज।
यानी एक रिस्क पूछा गया। इसका मतलब ये हो गया कि पेपर में जो रिस्क हैं, जो कि ये तो बहुत ज़्यादा तफसील में है, तो वो आपसे कोई एक या दो पूछ सकता है। ठीक है जी। तो ये हो सकता है कि पूरा सवाल ना पूछा जाए, तो उन्होंने आपसे थर्ड पार्टी रिस्क पूछ लिया। अब थर्ड पार्टी रिस्क क्या है? वेंडर वाली साइड से है, और यही सवाल का मोस्ट टेक्निकल एरिया है कि वेंडर रिस्क क्या है कि क्लियर रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वेंडर के साथ, ऑन बोर्डिंग की जाए, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जाए। ठीक है जी। और उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी प्रैक्टिस, जिसके अंदर पासवर्ड, बकेट्स, ये सारे। ठीक है जी। तो ये बच्चों, इसको डिटेल जो है वो आप इसी लेक्चर के नोट्स में से निकाल लोगे, राइट जी। लेकिन 6 नंबर के हिसाब से अब आ जाएगी स्टडी, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर चलते हैं आगे। अल्फा फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सेज इट्स पेरोल प्रोसेसिंग टू पेज़ोन प्राइवेट लिमिटेड, यानी अपना पेरोल सिस्टम किसी प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, अपने पास नहीं रखा, बाहर दे दिया। ये है एक क्लाउड एचआर एंड पेरोल वेंडर कंपनी, एक क्लाउड बेस्ड एचआर वेंडर कंपनी। सवाल क्या है? सवाल ये है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आईटी रिस्क फेस्ड बाय अल्फा, एक्सप्लेन 2 ways in this incident could impact the alpha, and recommend 3 mitigation strategies alpha should adopt to avoid such incident in future। कौन सी 3 स्ट्रेटेजीज रखी जा सकती? तो आप देखिए यहाँ पे है, रिसेंटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ए मिसकॉन्फिगर्ड क्या स्टोरेज बकेट which exposed thousands of employees records from multiple clients। oh my god, मल्टीपल क्लाइंट्स का स्टोरेज बकेट्स जो है वो मिसकॉन्फिगर्ड हो गया, यानी डाटा खुल के किसी के पास चला गया या निकाल लिया गया। Although Alpha's system were not directly attacked, but their employees' CNIC mobile number and salary details were leaked online। यानी अल्फा के अपने तो अटैक नहीं हुआ, लेकिन उसके एम्प्लॉयज का प्राइवेट डाटा तो चला गया। A few days later, Alpha received a notice from the regulators asking for an explanation regarding the breach and why the company failed to ensure vendor compliance by cyber security attack। क्या वजह थी कि कंपनी ये कंप्लायंस ना कर सकी और रेजिलियंस कुछ ज्यादा ना कर सकी? तो इस पर डिटेल। तो सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई करो द टाइप ऑफ आईटी रिस्क फेस्ड बाय अल्फा। तो देखिए, आइडेंटिफाई करने के ज़ाहिर नंबर थोड़े होते हैं, सिर्फ बताना ही होता है कि यार ये कौन सा रिस्क है। क्या हाल है बच्चों? अगर आइडेंटिफाई सही कर लिया तो अगला सवाल भी सही चला जाएगा। क्या हाल है बच्चों? तो आइडेंटिफाई किया जाए तो ये क्या हुआ, ये थर्ड पार्टी रिस्क है, क्लाउड मिसकॉन्फिगरेशन बाय वेंडर। पहली बात ये आपने कर लिया। अगर इसके 2 नंबर हैं 2 पूरे, 3 नंबर हैं 3 पूरे, और सवाल का स्टार्ट बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा, राइट जी। लेकिन ऐसे आपको अंदाजा हुआ होगा कि पेपर में अगर केस बनता है तो किस तरीके से बनेगा इसका। ठीक है जी। देन यू सी पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, डाटा ब्रीच कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जिसके अंदर आपका ट्रस्ट मार्केट का आपसे उठ जाएगा, आपका ब्रांड में जाएगा, कंपनी एक्सपोज होगी साइबर क्राइम रिस्क के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद फिर रेगुलेटरी पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी आपको, लीगल फाइन हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस को आपने वायलेट किया है या वायलेट हो गए, बेशक आपके वेंडर से हुए, लिहाजा आपको पे करना पड़ेगा फाइन। तो वेंडर सिक्योरिटी असेसमेंट, अब ये वहां पे पहले एक दफा आया था तो आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि सिक्योरिटी ब्रीच वेंडर की हुई है और पेनल्टी जो है क्लाइंट को पड़ रही है, तो वो भी सवाल आपके जहन में अब क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंट को क्यों पड़ रही है, चूंकि जिम्मेदारी क्लाइंट की थी, बेशक वेंडर की तरफ से प्रॉब्लम आई है, राइट जी। तो क्या होना क्या चाहिए, यहां तक तो ये 2 बातें हुई ना, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा इसका। अच्छा जी, तो अब मसला ये है कि आप क्या करोगे कि रिकमेंड करो 3 मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। अब मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज डिटेल तो आप निकाल लोगे लेक्चर के नोट्स में से। क्या हो सकती है? पहली बात, वेंडर सिक्योरिटी असेसमेंट होनी चाहिए कि वेंडर का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है, पहले कभी इसके ऊपर कोई साइबर अटैक तो हुआ तो नहीं है, तो इसके क्लाउड की कंडीशन क्या है, और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना,
अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, वो था ना थर्ड पार्टी, याद आया आपको? थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट टूल्स अभी बात कर रहे थे, तो उसको इस्तेमाल किया जाए। और फिर क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स रिक्वायर्ड हैं, जहां वेंडर जो है क्या करेगा, रिक्वायर्ड टू इनेबल स्ट्रिक्ट एक्सेस एंड कंट्रोल्स, डिसेबल पब्लिक स्टोरेज एक्सेस एंड एक्टिवेट लॉगिंग ऑडिट ट्रायल्स, के लॉगिंग ऑडिट ट्रायल के ऑडिट किया जाए लॉगिंग का कि इसका सिस्टम कैसा है, और डिसेबल किया जाए पब्लिक स्टोरेज एक्सेस को, और कंट्रोल स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इसका आंसर तहरीर कर सकते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर इसका कुछ सवाल आपके जहन में हो या बने तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।